है, तो इसमें थोड़ा-सा हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि ये एम.एस. में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसे पूछ लिया गया, इसको डिफाइन करने के लिए दे दिया गया, ये लिटरेरी टर्म्स का एक पार्ट माना जाता है, एक छोटा-सा हिस्सा है। इसका डेफिनिशन जानना ज़रूरी है, इसका कॉइन किसने किया, कब किया, इसको यूज़ किसने किया, इसमें बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि द वर्ड वाज़ कॉइन्ड इन अ लैटिन, पहली बात तो लैटिन में कॉइन किया गया था। किसने किया था? इरास्मस ने किया था। कौन किया था? इरास्मस ने, ठीक है। कब किया था? वो 1521 में किया था। और इसी को उन्होंने पहली बार अगर पूछ लिया जाए हु वाज फर्स्ट यूज्ड दिस वर्ड इन इंग्लिश, क्योंकि लैटिन में कॉइन किया गया था। अब बात आ रही है कि किसने इंग्लिश में इसको यूज किया था, तो कौन आ जाएगा? हमारे बेन जॉनसन आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? बेन जॉनसन ने इसको पहली बार इंग्लिश में यूज किया गया। दूसरा अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि किसमें उन्होंने उनका कौन सा प्ले था जिसमें इन्होंने पोएट स्टार वर्ड यूज किया था, तो ये किसमें इन्होंने किया था? सिंथियाजा राइवल। 1 मिनट इसको हम हटा दें पूरा, नहीं तो बहुत ज्यादा इसमें। 1 मिनट। ओके, वॉइस हमारी क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर? यस। तो इस यस 1 मिनट, यस, सिंथियाज राइवल में इन्होंने यूज किया था। किसने? बेन जॉनसन ने, जो आया था 1600 में, इनका एक वर्क आया था। अब इससे इतना इम्प्रेस हुए। इसका अच्छा पोएट स्टार का मतलब क्या होता है, इसको अगर थोड़ा सा हम इसका डेफिनेशन समझे तो जैसे राइम स्टार होता है, वर्सिफियर होता है, उसी तरीके के लाइक अ डेरोगेटरी टर्म अप्लाइड टू बैड और इंफीरियर पोएट्स। You can say that use for bad or inferior poets, especially poet star has the implication are unwarranted and pretensions of the artistic value. लाइक आप ऐसे समझिए कि ये उस व्यक्ति के लिए यूज किया जाता था जो अपने आप को स्वयं वो पोएट मानता था, कवि मानता था, लेकिन उसकी कविताएं बड़ी तुच्छ होती थी, बहुत ही निम्न स्तर की होती थी, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा प्रभावी नहीं होती थी, और अपने आप को वो बहुत ज्यादा दिखावा करते थे, बहुत ज्यादा बोलते थे कि मेरी रचनाएं बड़ी अच्छी हैं, लेकिन उसमें कुछ भी मतलब जैसा बोले कि कोई डीप उसमें कुछ सेंस नहीं निकलता था, ठीक है ना। उस ये जो पोएट स्टार का मतलब ये होता है। तो उन्होंने उनको इतना अच्छा लगा कि उनके ऊपर एक जॉन मार्सन नाम के पर्सन थे, पोएट थे, बहुत ज्यादा इनके ऊपर लाइक वॉर करते थे, लाइक वॉर ऑफ थिएटर्स, वॉर ऑफ लिटरेचर, वॉर ऑफ क्रिटिसिज्म, यू नो लाइक। तो उसकी वजह से उन्होंने एक वर्क ही लिख दिया उन्हीं के ऊपर, ठीक है। द थर्ड प्ले, इनका तीसरा प्ले था किसका? बेन जॉनसन का। द पोएट स्टार रिजल्ट ऑफ अ क्वारल विद बेन जॉनसन कंटेम्पररीज। बेन जॉनसन के जो कंटेम्पररी थे, याद रखिएगा ये किसकी वजह से उन्होंने लिखा था? जॉन मार्शन के लिए, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, इस तरीके से क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन कहीं से भी बाहर नहीं जाने वाला है। Was labeled at the false standards of the poets of the age following romanticism। आगे देखते हैं बेन जॉनसन का बेस्ट कॉमेडीज जैसे वॉलपॉन। एक क्वेश्चन इसमें से आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि अगर पूछ लिया गया इसका सब टाइटल क्या है, तो द फॉक्स के भी नाम से जाना जाता है, अबाउट ग्रीडी एंड मर्सिलेस मैन के बारे में इसमें कहानी। दूसरी आती है अल्केमिस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर ऐसे पूछ लिया गया अल्केमिस्ट के राइटर कौन है, तो कौन हो जाएगा? बेन जॉनसन। इज अबाउट स्टडी ऑफ क्वाकरी ऑन वन साइड एंड ऑफ gullibility ऑफ द अदर, founded on the medieval idea of the philosopher's stone। Everything is clear? Yes, बताते चलिए ताकि कल जी की मैम, तरह। बहुत आर क्लियर। जी मैम। ओके, नेक्स्ट आता है एपिसिन। इसके भी देखिए सब टाइटल है द साइलेंट वुमन। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, एपिसिन का जो सब टाइटल है क्या है? द साइलेंट वुमन। ये क्या है? एक प्रकार से इज अ प्रोज कॉमेडी विद अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस। आगे देख लेते हैं हु आर द मेजर प्रोज राइटर ऑफ जैकोबियन एज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन इनके ऊपर, फ्रांसिस बैकन के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए हु आर द मेजर प्रोज राइटर, पहली बात तो यहीं से देखिए, इस टाइटल से ही आपको मिल जाएगा कि फ्रांसिस बेकन किस एज से बिलोंग करते थे, जैकोबियन से। इनका जो जॉनरा था क्या था? प्रोज हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं फ्रांसिस बैकन, ही इज नोन एज द फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म। जो एम्पेरिसिज्म के फादर माने जाते हैं, कौन माना जाता है? फ्रांसिस बैकन। एम्पेरिसिज्म होता क्या है? एक अनुभववाद होता है, इसको थोड़ा डीप में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। अच्छा, फादर की बात कर रहे हैं तो ये भी जानते रहिए, आप लोग जानते हैं आप लोग अच्छे से, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, कौन हो जाएगा? फ्रांसिस बैकन।
अच्छा, उन्होंने एसेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। फर्स्ट एडिशन करके आया था उनका, जो फर्स्ट एडिशन आया था उसमें 10 एसे आए थे, ठीक है? कितने एसे आए थे? 10 एसेस आए थे, जो आए कब थे? 1597 में आया था। पहला अगर पूछ लिया जाए कि फ्रांसिस बेकन का जो एसे का पहला कलेक्शन था या पहला एडिशन था, वो कब आया था? या कितने एसे आए थे? तो 10 एसे आए थे और आए कब थे? 1597 में। जो सेकंड एडिशन होता है, उसमें कितने ऐसे आते हैं? वो 38 ऐसेस आते हैं और वो आता कब है? 1612 में आता है। आगे देखते हैं थर्ड एडिशन। थर्ड एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं। थर्ड एडिशन में कितने एसेस थे? 58 एसेस थे और वो कब आता है? 1625 में। ठीक है, तो याद रखिएगा, फादर ऑफ इंग्लिश एसे कौन जाना जाता है? फ्रांसिस बेकन। इनके एसेस को 3 पार्ट में, 3 एडिशन में पब्लिश कराया गया था। पहला जो आता है 10 एसे में आता है, दूसरा एडिशन में 38 ऐसे आता है, फाइनल में या थर्ड एडिशन में 58 ऐसे आता है। टाइम ड्यूरेशन भी हमने साथों साथ बता दिया। आगे देख लेते हैं। देखिए, ये लॉर्ड चांसलर भी थे। इसके साथ-साथ ये और क्या थे, इसके भी बारे में आप लोग जानिए। ये अटॉर्नी जनरल भी थे। इनके बारे में थोड़ा ये भी जानिए, अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि जैकोबियन एज के प्रोज़ राइटर, कौन से प्रोज़ राइटर जो अटॉर्नी जनरल भी थे, वो कौन हो जाएगा? फ्रांसिस, ओके, फ्रांसिस बैकन। लॉर्ड चांसलर भी थे और उसके बाद अटॉर्नी जनरल भी थे, ठीक है ना? और इम्पेरियलिज्म तो हमने बता ही दिया फादर में थे। उसके आगे आगे देखते हैं। हिज कंट्रीब्यूशंस वर एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, जो 1650 में, एंड नॉर्म ऑर्गनम साइंटिसिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने कॉपी किया था, ठीक है ना? अ, एक मिनट, इन्होंने कॉपी किया था अरिस्टोटल का एक वर्क था, ऑर्नल, सॉरी एक मिनट, हम लिख देते हैं स्पेलिंग, शायद आप लोग अच्छे से समझ लें। यस, ऑर्गेनन। ये अरिस्टोटल का वर्क था, ऑर्गेनन। अगर पूछ लिया जाए कि अरे फ्रांसिस बेकन ने अरिस्टोटल के किस वर्क को कॉपी किया, तो किस वर्क को? ऑर्गेनम का। या पूछ लिया गया ऑर्गेनम को कॉपी फ्रांसिस बेकन ने किया, ये किसका वर्क है? ठीक है, ये किसका वर्क है? तो अरिस्टोटल का है, याद रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये जो लिखा हुआ है, एक मिनट, यस, ये जो वर्क है नाउन ऑर्गनम, ठीक है ना? ये नाउन जो ऑर्गनम है, ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है? ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था, जो 1620 में आया था। ओके, और मैंने बता ही दिया अरिस्टोटल को उन्होंने यहाँ पर फॉलो किया है। आगे देख लेते हैं। यस, आगे देख लेते हैं। आर द न्यू इंस्ट्रूमेंट, he was removed from his office on the charges of corruption. He was also known, believed as the original author. Okay, किस नाम से जाने जाते हैं? ओरिजिनल ऑथर ऑफ ऑल द शेक्सपियर्स प्लेस। थोड़ा सा और इनके बारे में समझते हैं। अगर इस तरीके से क्वेश्चन बना कि विच स्टाइल ऑफ राइटिंग बैकन यूज्ड इन हिज एसे, कौन से स्टाइल को बैकन अपने एसे में यूज किया करते थे, तो कौन सा स्टाइल था इनका? एफोरिस्टिक। एफोरिस्टिक स्टाइल। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अच्छा, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, हुज एसेज आर कॉल्ड अ हैंडबुक ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, किसके ऐसे को माना जाता है हैंडबुक ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, तो उसमें भी कौन आएंगे? फ्रांसिस बैकन आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। एक क्वेश्चन और, बहुत ही ज्यादा आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। हु सेड स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। आपने अगर एलटी की तैयारी की होगी, उसका सिलेबस देखा होगा, तो ये भी बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है, कोटेशन है। ये भी किसने कहा है? ये बैकन ने कहा है। क्या कहा है? स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अगर एक क्वेश्चन इस तरीके से बन गया, हु इज कॉल्ड वन ऑफ द फादर्स ऑफ मॉडर्न साइंस। अगर अभी तो हम लोगों ने देखा कि फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया कि फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के नाम से कौन जाना जाता है, तो फ्रांसिस बैकन। ठीक है, फ्रांसिस बैकन को फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के लिए भी जाना जाता है, बोला जाता है। एक कोटेशन और जानिए कि किसने लिखा, हु रोट द एलिमेंट्स ऑफ द कॉमन लॉज ऑफ इंग्लैंड। ओके, हु रोट द एलिमेंट्स ऑफ द कॉमन लॉज ऑफ इंग्लैंड, तो भी कौन आएगा? फ्रांसिस बैकन आएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी देखिए, फ्रांसिस बैकन इज द बेस्ट नोन फॉर, वो किस लिए जाने जाते हैं? प्रमोशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड।
याद रखिएगा, क्योंकि अभी मॉडर्न में चल रहे हैं तो मॉडर्न की चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। एग्जामिनर हो सकता है मॉडर्न की चीजें ही उठाए, जाकर पास्ट में ना खोजे, यहीं से सरफेस लेवल पे उठाए और क्वेश्चन बना के दे दे। तो याद रखिएगा, फ्रांसिस बैकन इज बेस्ट नोन फॉर प्रमोशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड के लिए भी जाने जाते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है, ये भी बहुत ही फेमस कोट है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। हु रोट अबाउट फ्रांसिस बैकन? द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। किसने कहा था? पोप ने। अलेक्जेंडर पोप ने कहा था। ये तो हाँ जी, वेल नोन है। लेकिन अगर थोड़ा सा घुमा दिया कि अलेक्जेंडर पोप ने अपने किस वर्क में फ्रांसिस बैकन के बारे में बोला, द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, तो क्या बोलेंगे आप एथिक लोग? ऑन क्रिटिसिज्म। एपिस्टल? नो, एपिस्टल। ओह राइट, याद यस। रखिएगा, एपिस्टल 4 इनका एक वर्क आया था, एंड अफीजा एसी ऑन मैन, ओके यू कैन से दैट, उसमें अद्भुत उन्होंने नाथ इसको करके था। अद्भुत नाथ करके। यस, हाँ, इसमें उन्होंने ये इनको बोला था। ठीक है, आगे अगर एक क्वेश्चन और आता है बहुत इंपॉर्टेंट, विच इंग्लिश राइटर सेड, ध्यान रखिएगा, विच इंग्लिश राइटर सेड इंग्लिश इज अ वल्गर लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको भी, कि इंग्लिश को वल्गर लैंग्वेज एंड वुड रिमेन सो फॉरएवर। ये किसने कहा है? ये भी फ्रांसिस बैकन ने कहा है। अगर इतना ही बोल दे कि इंग्लिश को वल्गर लैंग्वेज किसने कहा है, तो फ्रांसिस बैकन ने कहा है। एक क्वेश्चन और आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिसाइड्स इंग्लिश। ठीक है, अभी जस्ट हमने इसके बारे में बताया है, रिप्लाई आपसे हमें चाहिए आप लोगों से। बिसाइड्स इंग्लिश इन विच लैंग्वेज बैकन रोट? इंग्लिश के बाद वो कौन सा और लैंग्वेज लिखते थे? जल्दी बताइए। लैटिन। लैटिन। यस, वेरी नाइस। हम लोगों ने अभी जस्ट इस पे चर्चा किया ना कि इनका जो ये वर्क है, यस, नाउम आर्गनम साइंटरम, ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है। ओके, आगे देख लेते हैं। यस, जस्ट वेट। ओके, आगे देख लेते हैं। अब आता है मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल के लिए भी टाइम लगेगा और इसको हम लोग कल देखेंगे। इस इतने पॉइंट में आपको किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो, पूछ सकते हैं।